स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग भारत का इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लिए थे। फिर हम लोग क्या किए थे, त्रिगवैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का कर लिए थे हम लोग, जिसका टेन्योर क्या पढ़े थे हम लोग, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, आज हम लोग क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल का टेन्योर क्या रहता है आपका, 1000 से 600 ईसा पूर्व होता है। ठीक, इस ऋग्वैदिक काल को कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत कर लेते हैं, है ना। उसका टाइम टेन्योर क्या पढ़े थे हम लोग, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था, है ना। और कार्बन डेटिंग से पता किए थे, कार्बन डेटिंग का क्या नाम था, कार्बन डेटिंग C40, है ना, 14, उसके थ्रू पता किए थे। और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते थे, क्योंकि सर्वप्रथम खोज हड़प्पा की हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोलते थे क्योंकि उत्खनन जो हुआ था सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ठीक, इस ये जो रिवाइज वाला पोर्शन है इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, है ना, आप लोग भी रिमेंबर करते जाइएगा। और इसमें क्या क्या देखे थे हम लोग, सिंधु घाटी में क्या बोलते हैं, 7 नगर के बारे में पढ़े थे हम लोग, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुद्रो, धौलावीरा, बनावली। इस तरीके से हम लोग 7 महानगरों के बारे में देखे थे, है ना। आपका लोथल देखे थे, लोथल गुजरात जो बंदरगाह था, बहुत फेमस था आपका, है ना। और इसका एमसीक्यू भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक, हमेशा थ्योरी के बाद ही एमसीक्यू लगाइएगा, आपका बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा और कोई चीज को देखने की जरूरत नहीं है। घटना चक्र कंप्लीट है आपका, लूसेंट कंप्लीट है पूरा आपका, है ना। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट है। उसके बाद और क्या देखे थे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में उन लोग क्या करते थे, बर्तन जो होता था लाल कलर का होता था, और जो उसमें चित्र होती थी, कलाकारी होती थी, मृद भांड काले कलर की होती थी, है ना, काले कलर की चित्रकारी उसमें देखी जाती थी। अब उसमें देखिए सिक्के पाए गए थे, है ना, कैसा कैसा, बेलनाकार वाला जो सिक्का था वो कहाँ था आपका, कालीबंगन से मिला था, है ना। कालीबंगन कहाँ था, राजस्थान। कालीबंगन को हम लोग क्या बोले थे, राजस्थान कैसे लिंक किए थे, वहां की महिलाएं काले कलर का घाघरा पहनती है घाघर नदी के तट पर, है ना। इस तरीके से हम लोग लिंक करके पढ़े थे। बेलनाकार का सिक्का मिल गया। अब उसके बाद फारस की सिक्के कहाँ मिली थी, तो लोथल गुजरात, बंदरगाह, बाहर के लोग वहां पे आएंगे, है ना। और क्या देखे थे हम लोग, अफगानिस्तान से वो लोग क्या क्या मंगाते थे, टीन मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, और लाजवर्ण करके एक मणि होता था उसको मंगाते थे वो लोग, है ना, आयात होता था बाहर। और मुख्य क्या था उन लोग का, व्यापार ही था। जैसे कृषि वृषि क्या चीज में, पशुपालन, ये सब में क्या मुख्य था, तो उनका व्यापार था, इसको भी देखे थे। और सर्वप्रथम सिंधु घाटी के लोग क्या किए थे, कपास की खेती करने वाले लोग थे, इसलिए यूनानी लोग कपास को क्या बोलते थे, सिंडोन बोलते थे, है ना। इन चीजों को भी हम लोग देखे हैं डिटेल में। और सामाजिक अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। अब कंपेयर करते हैं ऋग्वैदिक काल, जिसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं, है ना। तो ऋग्वैदिक काल में भी क्या था आपका, समतावादी क्षेत्र था वो भी, है ना, ऋग्वैदिक काल, जहां आर्य लोग आए, है ना। और जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के बहुत सारे कारण है ना। तो एक पतन का कारण क्या देखे थे हम लोग, बाढ़ आया, है ना, जो जॉन मार्शल सर है और मैके, इन दोनों ने क्या बोला है कि बाढ़ के कारण। और उसके बाद आपका मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने क्या बोले हैं कि आर्यों का जो आक्रमण हुआ इसके कारण इसका पतन हुआ है करके। अब हम लोग जब ऋग्वैदिक काल में आते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य अपने आप को क्या बोलते थे, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ, है ना। अब आर्य कहाँ से आए हैं, तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है, फिक्स नहीं है, विवादास्पद है। तो 4 मत हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा मत पढ़े थे, 4, है ना। यूरोप का सिद्धांत पढ़े थे, है ना, विलियम जोन्स का यूरोप का सिद्धांत, उन्होंने यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा के आधार पर बोला बोला है ना, बताया है इसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखे थे बाल गंगाधर तिलक जी का, तो मैंने बताया था उत्तर की ओर आप बाल और नीचे दक्षिण की ओर पैर है आपका, तो उत्तर उत्तर ध्रुव का सिद्धांत किन्होंने दिया, बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे आपका। और दयानंद सरस्वती जी किसका दिए थे, तिब्बत का सिद्धांत दिए थे। तो इसको भी हम लोग दलाई लामा से लिंक करके पढ़े थे, तिब्बत के शरणार्थी थे, यहाँ पे आए थे 1962 में, ऐसा करके लिंक करके पढ़े थे, है ना। उसके बाद हम लोग मध्य एशिया का इतिहास देखे, मध्य एशिया का सिद्धांत देखे थे, मध्य एशिया मैक्स मूलर का। ये चारों अपने अपने मत दिए हुए हैं, इसको हम लोग देख लिए थे कल। ठीक, और हम लोग ये देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की पूजा होती थी, मतलब मात्र सत्तात्मक था वहां पे, है ना। और पशु पक्षियों की पूजा, पेड़ों की पूजा, और जो उनके सिक्के होते थे उसमें पीपल वृक्ष का, है ना, और वृषभ का, जो उनके सिंधु घाटी सभ्यता वालों का, है ना, वृषभ का चित्र, कुबड़ वाले साड़ का चित्र, सबसे सिक्का सबसे ज्यादा, है ना। इस प्रकार से हम लोग देखे थे उसमें। अब जब हम लोग ऋग्वैदिक काल आते हैं, यहाँ पे पितृ सत्तात्मक हो जाते हैं, पर यहाँ पे स्त्रियों की दशा क्या थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इनका शिक्षा के लिए भी प्रबंध था। प्लस ऋग्वैदिक काल में हम लोग देख रहे थे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था देखा जाए, है ना, तो परिवार से स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे आपस में लोग निवास करते हैं, एक साथ मिलकर रहते थे, उसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, कुल या गृह बोलते थे, है ना। अब कुल और गृह के जो हेड होते थे उसको कुलुप बोलते थे, और बहुत सारे कुल को मिला के क्या बनता था आपका ग्राम, और ग्राम के हेड को ग्रामीण, और बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बनते थे आपके विश, और विश के हेड को विशपति, ठीक। और बहुत सारे विश लोगों को मिला के जन, और जन के हेड कौन होते थे आपके राजा। इस तरीके से हम लोग देखे थे, है ना। और राजा का कार्य क्या होता था, अपने जनताओं जन का रक्षा करना, पशुओं का रक्षा करना, युद्ध का नेतृत्व करना, ये सारा चीज क्या था, राजा का काम था। और स्त्रियों की दशा कैसी अच्छी थी, उनका शिक्षा के लिए उचित प्रबंध था उनके लिए, है ना। और जैसे समितियों में राजा का चुनाव होता था, ऋग्वैदिक काल में समितियों में राजा का चुनाव होता था, तो उसमें महिलाएं भी हिस्सेदारी होती थी समितियों में, सभा में वो आती थी, है ना। मंत्री परिषद था सभा एक वहां पर। अब देखिए, अब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को कंपेयर करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आपका क्या होता था, उसमें समिति होता था राजा का चुनाव करने के लिए, है ना। समिति के जो सदस्य होते थे, जो जन होते थे, वो राजा का चुनाव करते थे। पर आपका जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पे राजा का चुनाव क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। अब वंशानुगत हो जाएगा तो राजा का जो शक्ति है और बढ़ जाएगा, है ना। वंशानुगत हो गया तो, और उसमें क्या है, दूसरे लोग चुनेंगे तो राजा को अपना व्यवहार, अपना जो भी है उनको बना के रखना पड़ता है। और यहाँ पे वंशानुगत हो गया तो इस तरीके से कंपेयर करके आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल जो हम लोग पढ़ लिए हैं 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो उत्तर वैदिक काल जो हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व है, कैसे कंपेयर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्त्रियों की दशा दयनीय हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में, है ना। मतलब स्त्रियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, सभा समिति में नहीं जा पाएंगी स्त्रियां। ऋग्वैदिक काल में कितना अच्छा था कि स्त्रियों को मतलब पढ़ने की स्वतंत्रता थी, है ना, उचित प्रबंध किया गया था उनकी शिक्षा के लिए। और विदुषी विदुषी स्त्रियां भी देखे थे हम लोग, है ना। जैसे आपका विदुषी स्त्रियां थी बहुत सारी, घोष करके एक थी, है ना। और 7-8 स्त्रियों के नाम थे उसमें, एक बार और हम लोग देख लेंगे, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो में जाके, ये सब चीजें हैं। पर यहाँ पे उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। और एक चीज उसमें हम लोग देखे थे कि जाति व्यवस्था, है ना, छुआछूत, ये सब चीज नहीं था। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे आपका ऋग्वैदिक काल हो, है ना। यहाँ पे क्या था, क्या बोलते हैं, कोई मतलब समतावादी था, जो व्यवस्थाएं थी वो समतावादी थी, है ना। ये सब चीज चला सिंधु घाटी सभ्यता में भी और ऋग्वैदिक काल में भी। और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद इस वाले में क्या है, वर्णों में बांट दिए हैं। ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखे थे कि जो दशम मंडल है ना, पुरुष सूक्त का दशम मंडल, उसमें बोला गया था कि वर्ण व्यवस्था संचालित होगी, ऐसा करके बस एक लाइन बोल के छोड़ दिया था। पर यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, है ना। और इसमें क्या है, क्षत्रिय और जो वैश्य है उनका उपनयन संस्कार होगा, पर शूद्र का नहीं होगा उपनयन संस्कार। ऐसे टाइप का मतलब 4 वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था कर दी गई है ना। जैसे आदमी के जीवन काल को 100 वर्ष मान के 4 आश्रम व्यवस्था कर दिए हैं। वनाप्रस्थ हो गया आपका, या शादी वाला, है ना, या जन्म वाला। तो उनके आधार पे आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोग ना क्या बोलते हैं, एक एक क्लास को स्टार्टिंग से जब देखते जा रहे हैं तो देखिए, फुल देखिए, फिर एमसीक्यू लगाइए, फिर ना रिवीजन में स्पीड बढ़ा के देखिए, तो क्या होगा, आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। और अदर जगह से आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ कुछ जैसे आपके क्वेरीज होते हैं, कहीं और से कुछ दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का उत्तर वैदिक काल। तो इसका टेन्योर क्या पढ़े हम लोग, 1000 से 600 ईसा पूर्व देख लिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका इतिहास क्या है, ऋग्वेद के बाद, है ना, जो ऋग्वेद हम लोग पढ़े, ऋग्वैदिक काल के बाद रचे गए जो भी साहित्य होंगे उसमें इनका मिलता है कि उत्तर वैदिक काल आया करके, ठीक। इसकी और जो ऋग्वैदिक काल था हम लोगों का, इसको जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, इसका ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद ही है ना। इसको जानने का महत्वपूर्ण जो साधन था वो, ठीक। अब देखिए, इस काल में आर्यों का मुख्य संकेंद्रण, इस काल में आर्यों का मुख्य संकेंद्रण क्या था, तो गंगा दोआब वाला जो क्षेत्र है वो आर्यों का मुख्य संकेंद्रण था। इस क्षेत्र को क्या बोलते थे, आर्यवर्त भी कहा जाता था, ठीक। इसको क्या बोला जाता था, आर्यवर्त भी कहा जाता था। और एक चीज याद रखिए, आर्य का जो मतलब है वो क्या होता था करके पढ़े थे हम लोग। आर्य का जो मतलब होता है उसको, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक। आर्य का क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ, ठीक। अब देखिए, मुख्य संकेंद्रण देख लिए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, और उसको उस क्षेत्र को क्या बोलते थे, आर्यवर्त, ठीक, आर्यवर्त। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब इनको राजनीतिक दशा देखिए, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़े तो उसमें हम लोग राजनीतिक दशा देखे, अर्थव्यवस्था क्या था, है ना, व्यापार क्या था उनका, तो ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए। और उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल को भी जब हम लोग पढ़े तो उसको भी टॉपिक वाइज देखे हम लोग, है ना। और क्या बोलते हैं, जौ और गेहूं की खेती करते थे वो लोग, आपके सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, है ना। अब यहाँ पे चावल की खेती भी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आगे, ठीक। अब भी राजनीतिक दशा देख लेते हैं। प्रसार, आर्यों का जो आर्य थे उनका संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसार हुआ है, किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है, जो आर्य थे उनका संपूर्ण उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में क्या हुआ है, इनका प्रसार हुआ है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जनपद। अब एक नया वर्ड आ गया है, जनपद। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, कुल ग्राम, उसके बाद ग्राम, ग्रामीण, विश्वपति, जन, ये सब पढ़ते थे, है ना। और एक नया वर्ड देखने को मिल जाएगा आपको, जनपद। जनपद एक आपको क्या मिल जाएगा, नया वर्ड जनपद देखने को, एक नया वर्ड आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जनपद देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग देखे थे कि बहुत सारे मतलब कबीलाई था, आर्यों का जीवन कैसे था, मतलब जो रहन सहन था, निवास कबीलाई जीवन था, तो उसी में वही कुल गृह देखे थे हम लोग, सभी लोग मतलब जो परिवार के लोग आपस में मिलकर रहते उसको कुल बोलते थे, है ना। और यही कुल के हेड क्या होते थे, कुलूप होते थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो कबीलाई के जो संलयन से छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्र, अब देखिए कबीलों के संलयन से एक कबीला होता था, अब ये जो कबीला वाले हैं छोटे छोटे क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना, संलयन हो रहे हैं, है ना। तो वही क्या बन गया, जनपद क्षेत्र में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। जनपद क्षेत्र में जो कबीला का संलयन हुआ है ना, छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्र में, वही क्या बन गया, जनपद में परिवर्तित हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुरु राज्य करके दिया हुआ है, ये कुरु राज्य का निर्माण किससे हुआ था, भरत और पुरु जन को मिलाकर, ठीक। कुरु राज्य का निर्माण कैसे हुआ था, भरत और पुरु जन को मिलाकर, ठीक। राजनीतिक दशा में क्या क्या देखे, प्रसार, उत्तर भारत में आर्यों का संपूर्ण विस्तार हुआ, कब, उत्तर वैदिक काल में हुआ, है ना। और कुरु राज्य को क्या देखे, इसमें भरत और पुरु जन मिला के कुरु राज्य बना लिए। और जो कबीलाई था इन लोग का जीवन रहन सहन हम लोग देखे तो ऋग्वैदिक काल में कबीलाई जीवन था इन लोगों का, तो वही कबीला में कबीलाई लोग ही क्या है, छोटे छोटे कबीला के रूप में संलयन होते गए, उसी को क्या, वो क्या क्षेत्र का निर्माण कर दिया, जनपद क्षेत्र का निर्माण कर दिया। राजा का पद, वही जैसे हम लोग चर्चा किए कि ऋग्वैदिक काल में आपका क्या था, राजा का पद के लिए चुनाव होता था, है ना, समिति संस्था थी एक, उसमें राजा को चुनते थे वहां के जन के लोग। पर यहाँ पे देखिए वंशानुगत हो गया है, इससे क्या हो गया, उनकी शक्तियों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक। राजा की शक्ति में वृद्धि हेतु अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यज्ञ और अनुष्ठान होने लग जाएंगे, ठीक, यज्ञ और अनुष्ठान होने लग जाएंगे। तो राजा की जो शक्तियों में वृद्धि के लिए यज्ञ होते थे, तो जैसे कि यज्ञ के प्रकार भी देख लेते हैं, अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ होने के बाद एक घोड़े को छोड़ा जाता है, वो घोड़ा जितने भी राज्य को पार कर जाएगा, है ना, और वहां के राज्य के लोग, राजा अगर उसका विरोध नहीं करेगा, है ना, और चुप, अगर विरोध करेगा तो उनके साथ क्या करेंगे, युद्ध करके उस राज्य को जीतेंगे, या फिर अगर घोड़े को जाने देंगे तो पूरा जो क्षेत्र है वो इस राजा के अंदर में आ जाएगा, जिन्होंने अश्वमेघ जो घोड़े को छोड़े हैं, है ना। ये अश्वमेघ यज्ञ हो गया। राजशेयु, राजशेयु यज्ञ होता था, इसमें क्या है, कोई किन्हीं को जैसे वंशानुगत राजा बनाने हैं ना किसी को, तो घोषणा करते थे, उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान होते थे, राजशेयु यज्ञ होता था, थी। वाजपेयी क्या होता था, रथों की दौड़ करते थे इसमें। तो ये सारे यज्ञ अनुष्ठान होने लग गए थे, ठीक, राजा के पद के लिए और राजा की शक्ति के लिए, ठीक। बस इतना याद रखना कि राजा का पद वंशानुगत कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक में काल में क्या था आपका, राजा को चुनते थे, समिति के लोग चुनते थे, है ना। अब देखिए समिति की तुलना में सभा अधिक प्रभावशाली हो गई, ठीक। क्या बोल रहा है, देखिए वहां पे हम लोग देखे थे, समिति है वो राजा को चुन रही है ना, समिति जो है राजा को चुन रही, तो समिति महत्वपूर्ण था। सभा भी थी, मंत्री परिषद राजा के सहयोग के लिए, किसमें, ऋग्वैदिक काल में, है ना, राजा के सहयोग के लिए क्या थी, सभा थी, मंत्री परिषद थी। अब ये बोल रहा है कि अब समिति का कोई रोल नहीं, क्योंकि राजा का पद तो वंशानुगत हो गया ना, तो सभा अधिक प्रभावी हो गई, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए रत्नीन या राजकृत, रत्नीन या राजकृत, राजा के अधिकारी समूह को, राजा के अधिकारी समूह को उत्तर वैदिक काल में, राजा के अधिकारी समूह को उत्तर वैदिक काल में क्या बोलते थे, रत्नीन या राजकृत बोलते थे, ठीक। राजा के अधिकारी समूह को, ठीक। और उसमें राजा के सहयोग के लिए क्या था, सभा गठित था, है ना,
जिस मंत्री परिषद के जैसा, पर यहाँ पे रत्नीन या राजकृत थे, राजा के अधिकारी समूह को बोलते थे। अब देखिए सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा देख लिए, अब आ जाते हैं सामाजिक दशा में। समाज देखिए, जैसे डिस्कस किए हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही क्लास के 4 वर्णों में विभक्त कर दिए। इसके पहले 4 वर्णों मतलब कोई वर्ण नहीं था, है ना, पर वर्ण का हल्का सा उल्लेख हुआ था। कहाँ? ऋग्वैदिक काल के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, है ना, उसको हम लोग कल देखे थे, कल के क्लास में। अब देखिए जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें क्या देखे थे? पुरोहित थे, योद्धा थे, है ना, श्रमिक थे, ये सब चीज को हम लोग देखे थे। अब यहाँ पे सीधा वर्ण ला दिए हैं। क्या क्या वर्ण ला दिए हैं? द्विज अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, अब उपनयन संस्कार होता है एक, वो उपनयन संस्कार किसका होगा? सिर्फ क्षत्रिय और वैश्य का होगा। शूद्र क्या होंगे? इनका उपनयन संस्कार नहीं होगा। पर एक चीज याद रखिएगा कि अभी तक इसमें अस्पृश्यता का प्रचलन नहीं था, है ना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत ये सब का प्रचलन नहीं है ना। भले शूद्र है यहाँ पे, है ना, वर्ण है, काम के हिसाब से वर्ण है, ऐसा छुआछूत कुछ भी नहीं आया है उत्तर वैदिक काल में। पर यहाँ पे स्त्रियों की दशा क्या हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गोत्र व्यवस्था, अब यहाँ पे गोत्र व्यवस्था ला दिए थे। मतलब जैसे अगर किसी को विवाह करना है तो वो सम गोत्र में विवाह नहीं कर पाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। आज के डेट में भी हम लोग देखते हैं कि सम गोत्र वाले अगर शादी कर लेते तो वो भाई बहन कहलाते हैं, है ना, इसलिए एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है आज के डेट में भी। ठीक, समगोत्री विवाह संबंध प्रतिबंधित। ठीक, कहाँ से है? कहाँ से आया है? उत्तर वैदिक काल से आया है। आश्रम व्यवस्था कर दिए थे, जैसे वर्ण बांट दिए 4, वैसे ही आश्रम व्यवस्था कर दिए। कितने? 4 प्रकार के। आदमी के जीवन काल को 100 वर्ष का मानते हुए 4 आपके आश्रम व्यवस्था कर दिए। ब्रह्मचर्य, है ना, गृहस्थ जीवन जिसमें शादी करके वो गृहस्थ जीवन को चलाएंगे, फिर वानप्रस्थ वनों में जाएंगे, फिर, है ना, मतलब ईश्वर की खोज करने के लिए, शांति के लिए, फिर लास्ट में क्या कर लेंगे? संन्यास ले लेंगे। ठीक, ये चारों आपके क्या है? आश्रम व्यवस्था थे। चारों क्या थे आपके? आश्रम व्यवस्था। वैसे ही 4 हम लोग वर्ण भी देख लिए, है ना, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय। अब देखिए स्त्रियों की दशा। अब देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी देख लिए, वहां पे मातृ देवी की पूजा होती थी, मतलब मातृ सत्तात्मक था, है ना। फिर ऋग्वैदिक काल में जब हम लोग आए तो वहां पे पितृ सत्तात्मक हो गया था, है ना, पितृ सत्तात्मक हो गया था। पर वहां पे स्त्रियों की दशा क्या थी? अच्छी थी। स्त्रियों के शिक्षा के लिए प्रबंध था, स्त्रियां समिति में राजा का चुनाव करने के लिए समिति में भी होती थी। पर यहाँ पे स्त्रियों की दशा में गिरावट आरंभ हो गया। यज्ञों और सभा में वो नहीं बैठ सकती थी, कोई भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिए। क्या कर दिए? उनको प्रतिबंधित कर दिए। ठीक, अब उत्तर वैदिक काल में प्रतिबंधित कर दिए। ऋग्वैदिक काल में तो पूरा उनको शिक्षा के लिए आजादी था, यहाँ तक कि बहुपति विवाह भी होता था, है ना, विधवा विवाह भी होता था। अब देखिए विवाह के 8 प्रकार। अब यहाँ पे विवाह के 8 प्रकार। ठीक, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? विवाह के 8 प्रकार। तो देखिए पहला क्या है? ब्राह, फिर उसके बाद प्रजापत्य, देव विवाह, गंधर्व विवाह होता था, असुर विवाह होता था, राक्षस विवाह होता था, पिशाच विवाह होता था। ये तीनों जो 6वां 7वां 8वां है, असुर, राक्षस, पिशाच, है ना, ये तीनों आपका क्या हो गया? एक तरीके से राक्षसों के नाम के थ्रू के जैसा ही हम लोग बोलते हैं, है ना, असुर, राक्षस, पिशाच। ठीक, गंधर्व विवाह होता था आपका, आर्य विवाह होता था, है ना, ब्राह्मण विवाह होता था, प्रजापति और देव। ठीक, ये सारे देखे जाए तो भगवान के नाम में है आपकी, ब्रहा, प्रजापत्य, देव। अब ये आर्य लोग के थे तो आर्य विवाह समझ लीजिएगा। ठीक, और गंधर्व विवाह एक होता था, और उसके बाद असुर, राक्षस और पिशाच। ये अब ये विवाह क्या है डिटेल में उतना जानने की जरूरत नहीं, बस कितने प्रकार के विवाह होते थे उसको बस आप लोग जान लिए। 8 प्रकार के विवाह होते थे। और इसके पहले ही हम लोग ऋग्वैदिक काल में क्या देखे थे? विधवा पुनर्विवाह होता था, बहुपत्नी विवाह होता था आपका, बहुपति विवाह होता था, और एक आपका क्या था? नियोग भी होता था, नियोग प्रथा भी होती थी। ठीक, अब देखिए संस्कृति एवं धर्म। अब संस्कृति एवं धर्म, अब देखिए हम लोग सिंधु घाटी में क्या देखे थे कि वहां पे मातृ सत्तात्मक था, मातृ देवी की पूजा होती थी, धरती देवी की पूजा होती थी। प्लस उनके जो सिक्के थे मोहनजोदाड़ो से जो मिला, मोहनजोदड़ो से जो सिक्का मिला था उसमें क्या था? पशुपति जी का क्या था? अंकन था, है ना। तो पशुपति को मानते थे वो लोग आर्ध शिव, है ना, आर्ध शिव। सर जॉन मार्शल जी क्या बोले? आर्ध शिव, रुद्र शिव की उपमा किए थे, है ना।
जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में आते तो उसमें क्या देखे थे, इंद्रदेव को, वर्षा के देव इंद्र को वो अपना इष्ट माने थे, है ना। उसके बाद अग्निदेव को दूसरे में, और थर्ड में फिर वरुण देव को, है ना, जल के देवता, जल निधि के देवता वरुण देव को। वैसे ही वनस्पति के देव कौन थे, सोम, और तूफानों के देवता कौन थे बताइए, मारुत, है ना। ऐसे करके वहां पे थे ऋग्वैदिक काल में। अब जब हम उत्तर वैदिक काल का बात करते तो यहाँ पे प्रजापति मेन हो जाते हैं। जो प्रजापति हैं वो सृष्टि के निर्माता के रूप में स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले मात्र सत्तात्मक था सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, और वो थे पशुपति। अब ऋग्वैदिक काल में आए तो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक हो गया था, इंद्रदेव मेन थे। अब यहाँ पे प्रजापति मेन हो गए, किसमें, आपके उत्तर वैदिक काल में। ठीक, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, प्रजापति आपके क्या हो गए, मेन हो गए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान। उसके बाद किनको, विष्णु जी को रखा गया है। जैसे उसमें इंद्रदेव के बाद अग्निदेव को रखे थे आपके किसमें, ऋग्वैदिक काल में, वैसे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति के बाद विष्णु जी को रखे हैं। विष्णु जी क्या है, पालक और संरक्षक देवता है। विष्णु जी क्या है आपके, पालक और संरक्षक देवता है। अब देखिए ये लिंक भी हो जाता है, जैसे प्रजापति करके जो राजा थे, है ना, देखते भी है हम लोग। तो माता जो होती है सती माता, है ना, प्रजापति की बेटी होती है, उनका विवाह प्रजापति चाहते थे कि विष्णु जी के साथ होकर के, पर सती माता चाहती थी कि शिव जी के साथ होकर के, है ना। और प्रजापति शिव भगवान से चिढ़ते थे, है ना, कि वो कहाँ, मतलब वहां कैलाश में रहता है, विष्णु इष्ट है, इनके साथ हो, ऐसा करके। तो उसी से लिंक करके प्रजापति के बाद विष्णु, ठीक। उसके बाद देखिए रुद्र, रुद्र सर जॉन मार्शल जी हैं, जो पशुपति की जो मुहरें मिली थी, है ना, तो उसमें पूरा अंकन था बहुत सारे जानवरों का, है ना, बहुत सारे पशुओं का। तो रुद्र शिव से उपमा किए थे, वैसे यहाँ पे रुद्र पशुओं के देवता, यहाँ पर भी रुद्र को पशुओं के देवता क्या किए हैं, माने हैं, रुद्र पशुओं के देवता माने हैं। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर ले, फिर से एक बार देख लेते हैं। अब आप लोग बोलते जाइएगा साथ में। सिंधु घाटी में किनको देखे हम लोग, मात्र सत्तात्मक था, है ना, माता देवी की पूजा होती थी, धरती माता की, पशुपति को मानते थे वो लोग। फिर उसके बाद जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में आते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं हम लोग, इंद्र देवता, वर्षा जल के संरक्षक, उनको मानते थे वो लोग अपना इष्ट। फिर दूसरे में अग्निदेव को, तीसरे में वरुण देव जल निधि के देवता, थर्ड में वनस्पति के देवता किनको, सोम को। फिर उसके बाद किनको मानते थे वो लोग, तूफानों के देवता मारुत को। ठीक, उसके बाद जब हम लोग इसमें आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे प्रजापति इनके मतलब जगत के रचयिता हैं, तो यही हमारे सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे करके बोले। विष्णु भगवान को इन लोग क्या माने, अपना पालक और संरक्षक माने हैं। उसके बाद रुद्र देव को क्या माने हैं इन लोग, पशुओं के देवता माने हैं। ठीक, अब देखिए मूर्ति पूजा का आभास मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आभास मिलता है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए हम लोग वहां पे मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ था, और वहां पे मूर्ति पूजा भी नहीं देखे थे हम लोग, है ना, मूर्ति पूजा भी नहीं देखे थे, और मंदिरों का निर्माण भी हम लोग नहीं देखे थे। पर वहां पे मूर्तियां मिली थी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कांस्य, है ना, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदाड़ो से, जहां से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिला था। और हड़प्पा, हड़प्पा से आपका क्या था, वो पुजारी की मूर्ति मिली हुई थी, है ना, पुजारी की। अभी भी गूगल में सर्च करोगे तो पुजारी बाबा ऐसे बैठे, पीले कलर का, है ना, दाढ़ी है उनका और ऐसे टाइप का। ठीक, तो ये सब चीज है। अब मूर्ति पूजा का आभास यहाँ से मिलना आपका स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा का आभास मिलता है। यह कर्म और इससे संबंधित विधियां और अनुष्ठान इस संस्कृति की मेरुदंड थी। अब ध्यान से सुनिए, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, जादू टोना ये सब में विश्वास करते थे वो लोग, ताबीज पहनते थे, है ना, ताबीज पहनते थे। फिर जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में आए तो लोग क्या है, कर्म कांड पे विश्वास करने लगे, किसपे, कर्म कांड पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ये लोग अनुष्ठान ये सब में ज्यादा महत्व देने लगे, अनुष्ठान यज्ञ में, है ना। राजा भी अपने अपनी शक्तियों की वृद्धि के लिए यज्ञ कराने लग गया, अश्वमेध यज्ञ होने लग गया, राजशेयु यज्ञ होने लग गया, है ना। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी पढ़ते हैं, है ना, एक राजा के बारे में, क्या किए थे वो, गायों का दान किए थे, कितने सारे गायों का दान किए थे अपनी जीवन काल को बढ़ाने के लिए, 1000 गायों का दान। ये सब चीज छत्तीसगढ़ समान अध्ययन में भी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए बलि, बलि, अब हम लोग इस बलि शब्द को ऋग्वैदिक काल में भी पढ़े थे। कैसे पढ़े थे, राजाओं को जन जो है अपनी स्वेच्छा से अंश दान कर रही है, राजा को जो जनता है अपनी स्वेच्छा से अंश दान कर रही है, उसको क्या बोलते थे, बलि।
है ना, बलि बोलते थे। और एक और बलि देखे थे कि पशुओं की बलि दी जाती थी। अब यहाँ भी बलि यज्ञ में बड़ी संख्या में, है ना, वहां पर बलि देते थे पशुओं की। 2 बलि पढ़े थे, एक पशुओं की बलि और एक आपका अंश जो दान दे रहे हैं जनता राजा को स्व इच्छा से, उसको बलि बोलते थे। अब यहाँ पे बलि यज्ञ में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। ठीक, यज्ञ में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। और मेरुदंड क्या बोल रहा है, अनुष्ठान जो भी कराएंगे इन लोग, है ना वो। और मूर्ति पूजा का आभास कहाँ से वो मिलता है, उत्तर वैदिक काल से। अब देखिए, अनार्य मान्यताओं को आर्य संस्कृति में शामिल किया गया है। अनार्य मान्यताएं होती है ना। अब क्या होती है इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आर्य है, इनकी अनार्य मान्यता, जैसे हम हिंदू हैं, हमारी हिंदू मान्यताएं हैं, है ना, लिंक लिंक करके पढ़िए। मुस्लिम है, मुस्लिम की मुस्लिम मान्यताएं हैं, है ना। उस तरीके से अनार्य मान्यताएं हैं, आर्यों की संस्कृति में शामिल किया गया। अनार्य मान्यताओं को आर्य के संस्कृति में शामिल किया गया, है ना, लिंकअप है ना पूरा। आर्य यहाँ पे अनार्य, ठीक। अर्थ किसमें, अब क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। अर्थवेद में इसका संकेत मिलता है कि आर्य का क्या था, अनार्य करके था मान्यता, वो किसमें संकेत मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। ठीक, अब आर्थिक अवस्था को देखेंगे। किसको किसको देख लिए हम लोग, राजनीतिक दशा को देख लिए, है ना, अर्थव्यवस्था को देख लिए, अब राजनीतिक को देख लिए हम लोग, सामाजिक को देख लिए, अब आर्थिक अवस्था को देख लेते हैं। कृषि आर्यों का मुख्य पेशा। अब यहाँ पे देखिए, कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन गया। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे व्यापार था उनका मुख्य पेशा। ऋग्वैदिक काल में वहां पे पशुपालन था उनका मुख्य पेशा, है ना, गाय को पालते थे वो लोग। और युद्ध भी ऋग्वैदिक काल में, युद्ध भी गायों के लिए होता था, है ना, ये भी चीज हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कृषि आर्यों का मुख्य पेशा गेहूं मुख्य आहार था, है ना, आर्यों का मुख्य पेशा गेहूं मुख्य आहार था। यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या बोल रहा है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या हो गया, कृषि, और मुख्य फसल क्या हो गया, गेहूं। बाकी हम लोग जब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ उनका मेन था, है ना, फिर गेहूं था। वैसे ही फिर ऋग्वैदिक काल में भी हम लोग जौ को ही देखे, है ना, जिसको क्या बोला गया था, अवय, ऐसा करके कुछ वर्ड बोला गया था ना, अव करके कुछ वर्ड अन्न के लिए यूज हुआ था, अन्न का प्रयाची शब्द है करके, एक बार देख लीजिएगा उसको। ठीक, चावल का उपयोग करने लगे। अब देखिए, गेहूं मुख्य आहार है और चावल का भी उपयोग करने लगे। अब यहाँ पे चावल का बात उठा है तो भी यहाँ पे सिंधु घाटी का रिविजन मान लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती नहीं किए हैं, है ना, चावल की खेती नहीं की है, पर चावल का अवशेष मिला है। कहाँ से मिला था आपका, रंगपुर सौराष्ट्र से और लोथल गुजरात से आपका चावल का अवशेष मिला था। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए, इस समय आर्य को लोहे का ज्ञान हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, ठीक, लोहे का ज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ताम्र पाषाणकालीन युग था वो, है ना, लोग तांबा को जानते थे और पाषाण पत्थरों का यूज करते थे, है ना, वहां पे लोहे का ज्ञान नहीं था। वैसे ऋग्वैदिक काल में भी आओगे आप लोग तो वहां भी, वहां के लोगों को भी लोहे का ज्ञान नहीं था। अब लोहे का ज्ञान कब हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में, 1000 से 600 ईसा पूर्व में हो रहा है इनको लोहे का ज्ञान। अब लोहे को क्या बोलते थे और इन लोग, है ना, लोहे को क्या बोलते थे उसको भी देख लेते हैं। क्या बोलते थे लोहे को, श्याम या कृष्ण बोलते थे, है ना। लोहा देखा जाए तो काला होता है और हमारे कृष्ण भगवान भी क्या है, सांवले हैं, है ना। तो कृष्ण या श्याम बोलते थे। ठीक, और इसका उल्लेख किसमें है, अर्थवेद में है। ठीक, इसका उल्लेख किसमें है, अर्थवेद में है। वैसे ही आर्य लोगों की मान्यताएं किसमें थी, अनार्य, ये भी किसमें उल्लेख था, अर्थवेद में। अभी जस्ट देखे पिछले वाले स्लाइड में हम लोग। और लोहे का ज्ञान हो गया उत्तर वैदिक काल में आर्य लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, श्याम या कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण भगवान जी हमारे सांवले थे, वैसे लोहा भी काला होता है ना। तो उस तरीके से लिंकअप कर लीजिएगा। और किसमें मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। ठीक, अर्थवेद को 2 बार देख लिया हम लोग, किसमें किसमें देख लिया, आर्य अनार्य मान्यताओं को मानते थे, अर्थवेद में दिया हुआ है, प्लस दूसरा लोहे के बारे में उसको श्याम या कृष्ण बोलते थे, किसमें दिया हुआ है, अर्थवेद में। अब एक चीज, ऋग्वैदिक काल का आप लोग को पता किससे चलता है, ऋग्वेद से पता चलता है। वैसे ही इसका जो आपका कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम लोग, उत्तर वैदिक काल, इसका कब पड़ता है, ऋग्वैदिक काल के बाद जितनी भी साहित्यिक रचना हुई है उनसे मिलता है। तो अर्थवेद इसी में पता चल रहा है ना। अभी देखिए अर्थवेद में क्या क्या मिल गया आपको, लोहे का, और आर्य को अनार्य मान्यताएं थी, ये सब, है ना। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर भांड पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वरे का प्रयोग। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ये,
है ना। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वहां पे लाल कलर का जो बर्तन होता था उसमें क्या है, काले कलर का आपका मृद भांड बने हुए थे, है ना, काले कलर के मृद भांड चित्रकारी हुई थी, ठीक। पर यहाँ पे आपका क्या है, चित्रित धूसर भांड है ना, ग्रेवार, चित्रित धूसर भांड, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो मैंने बोला था आर्य के समय हम लोग पढ़ेंगे चित्रित धूसर भांड, है ना, उस क्लास में भी बोला था कि आर्य के समय में हम लोग क्या देखेंगे, चित्रित धूसर भांड। और जो मृद भांड है ना, ये धूसर भांड है, और मृद भांड, काले कलर का मृद भांड का चित्र लाल कलर के बर्तन में किसमें देखे थे, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखिए आर्यों का दक्षिण में प्रवेश, अभी जस्ट देखे थे हम लोग, आर्यों का उत्तर में, उत्तर भारत में संपूर्ण प्रसार हो गया था। कब, अभी उत्तर वैदिक काल में आर्यों का उत्तर भारत में पूरा संपूर्ण प्रसार हो गया था। वैसे ही दक्षिण भारत में प्रसार में किनका सहयोग था, किनका नेतृत्व था, तो अगस्त्य ऋषि का क्या था, नेतृत्व में हुआ था। आर्यों का दक्षिण में प्रसार किनके तहत हुआ था, अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में हुआ था। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग देख लेते कि संपूर्ण उत्तर भारत में आर्य लोगों का क्या हो गया था, प्रसार हो गया था। तो यही आप लोगों का आज क्या पढ़ लिया हम लोग, ऋग वैदिक काल को, ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल को पढ़ लिए, है ना। दोनों का क्लास अलग अलग लिया है मैंने। बाकी इसके एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, एमसीक्यू को क्या करेंगे हम लोग, एक साथ करेंगे, ठीक। तो इसके पहले का जो आप लोगों का ऋग वैदिक काल है उसको करके आइए, फिर उत्तर वैदिक काल को देखिए। कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। रिवाइज कर ले आज क्या क्या पढ़े हम लोग उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का हम लोग देखे टाइम कब से कब तक है, 1000 से आपका क्या है, 600 ईसा पूर्व है ना, 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ऋग वैदिक काल का आपका क्या था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और सिंधु घाटी का अगर देख ले हम लोग तो क्या पढ़े थे, 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक। उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल में क्या क्या देखे, इसमें स्त्रियों की दशा क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी, है ना। उनको प्रतिबंध लगा दिए थे यज्ञ में बैठने के लिए, सभा में बैठने के लिए, समिति में बैठने के लिए। वही अगर कंपेयर करें हम लोग ऋग वैदिक काल में तो वहां पे स्त्रियों की शिक्षाओं के लिए प्रबंध था, स्त्रियां समिति में भी बैठती थी, सभा में भी बैठती थी, राजा का चुनाव करती थी, है ना। और यहाँ पे प्रजापति मेन देवता हो जाते थे, है ना, जगत के, यहाँ पे आपके किसमें, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति श्रेष्ठ हो जाते थे, फिर विष्णु पालक संरक्षक, फिर रुद्रदेव पशुओं के देवता। पर वही हम लोग अगर कंपेयर करें ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं उसमें जो इष्ट देव थे वो कौन थे, आपके इंद्र देव थे। इंद्र देव के बाद कौन थे, अग्निदेव, फिर आपके वरुण देव थे, फिर उसके बाद वनस्पति के देवता आपके कौन थे, सोमदेव, और क्या बोलते हैं आपका तूफानों के देवता कौन थे, मारुत, है ना। इस तरीके से हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखे थे कि लोहे का ज्ञान ना तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है ना आपके ऋग वैदिक काल में, पर उत्तर वैदिक काल में आपका लोहे का ज्ञान हो गया है। और लोहे को क्या बोलते थे, श्याम या कृष्ण बोलते थे। और इसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है, अर्थव वेद में मिलती है, ठीक, मिलती है, अर्थव वेद में मिलती है। इसको भी देख ले। अब हम लोग ये देखे थे कि ऋग वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करती थी, समिति में जो लोग होते थे वो राजा का चुनाव करते थे। पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, आपका राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया तो राजा और शक्तिशाली हो गए, और राजा लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञ करने लगे, अनुष्ठान करने लग गए, यज्ञ अनुष्ठान करने लगे, जिसमें कि अश्वमेध यज्ञ होता है, एक राजसेयु यज्ञ होता है आपका, इनके बारे में भी हम लोग देख लिए, है ना। और खेती में सबसे मुख्य आहार इनका क्या था, गेहूं था। उत्तर वैदिक काल में गेहूं था। और इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे, सिंधु सभ्यता के लोगों का जौ था। और जो आपका उत्तर वैदिक काल, जो आपका ऋग वैदिक काल था उसमें क्या था, उसमें भी आपका जौ था, है ना। उत्तर वैदिक काल में भी क्या था, आपका जौ था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। और इसमें देख लिए कि अनुष्ठान ही सबसे मेन है। शुरुआत वाले में जादू टोना को लोग मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, फिर ऋग वैदिक काल में लोग कर्मकांड को मानने लगे थे, है ना। और यहाँ पर, और आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है ना। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का उत्तर भारत में संपूर्ण प्रसार हो गया। और दक्षिण में प्रसार करने के लिए किनका मतलब नेतृत्व है, कौन किए नेतृत्व, ऋषि अगस्त्य, ठीक, ऋषि अगस्त्य। तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ लिए। और स्टार्टिंग में ही लिखा था आर्यों का मुख्य संकेंद्रण कहाँ था, गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वहां पे इसका क्षेत्र था आर्यों का, इसको आर्यवर्त भी बोला जाता था, ठीक। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं उत्तर वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल तो पहले से ही हो गया है। उस क्लास को भी देखिए, इस क्लास को भी देखिए, है ना। अब आप लोगों का क्या बच जाएगा इसमें, वैदिक काल की जो रचनाएं हैं वो बच जाएंगी, उसको करके हम लोग एमसीक्यू इसका कर लेंगे तो आपका कंप्लीट क्लास हो जाएगा।
इन सब क्लास करने के बाद ना आप लोग को दूसरा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू के लिए भी कुछ दूसरा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी साधन उपयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लूसेंट, घटना चक्र सारे और जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं, टेक्स्ट बुक, सबका मर्ज करके एमसीक्यू बनाया हुआ है। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट रहेगा या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं कमेंट करके डाल दीजिएगा, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करके मैं खुद रिप्लाई कर लूँ उसका। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।